चलिए देखिएगा, हमने कहाँ तक बताया था। परागकण की संरचना देखिएगा, एक बार रिवीजन करिएगा। परागकण की संरचना क्या है? परागकण की संरचना यही था। परागकण की संरचना यही हमने बताया था। इस वाले परत को बाह्यचोल कहते हैं, इस वाले परत को क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। समझिएगा, बाह्यचोल। अब देखिएगा, अब यही कुछ स्थानों पर, जिन स्थानों पर बाह्यचोल की परत नहीं पाई जाएगी, वहीं से क्या पाए जाएंगे? जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र। यही देखिएगा, जनन छिद्र आगे चलकर, मान लीजिए यहाँ पे एक सपोज पाया, ये आगे चलकर एक एक नली टाइप की संरचना बना लेगी। ये देखिएगा, नली टाइप की संरचना बना लेगी। ऐसी नली को, टाइप की संरचना को क्या कहते हैं? जर्म ट्यूब। ट्यूब मतलब नली, ट्यूब मतलब नली। अब समझिएगा, देखिएगा, जनन छिद्र देखिएगा, पराग कणों के जिन स्थानों पर बाह्यचोल की पतली परत अनुपस्थित होती है होती है मतलब वहां पर जनन छिद्र पाई जाती है। ये आगे चलकर ये क्या बना लेंगी? जर्म ट्यूब बना लेंगी। समझ में आया? अगर पूछा जाए जनन छिद्र क्या कहा जाता है, तो समझिएगा, जिन स्थानों में बाह्यचोल की परत नहीं पाई जाती, उन स्थानों पे क्या पाया जाता है? जनन छिद्र पाया जाता है। और जनन छिद्र आगे चलकर क्या पाया जाएगा? जनन ट्यूब, जर्म ट्यूब का निर्माण कर लेंगे। अब देखिएगा, जर्म ट्यूब दो तरीके का होता है, एक द्विबीजपत्री में और एक एक बीजपत्री में। देखिएगा, द्विबीजपत्री में ना, पराग कणों में जब देखेंगे पराग कण, क्या देखेंगे? चलिए देखिएगा, द्विबीजपत्री में जो पराग कण होते हैं ना, उनमें कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं, ये याद करे रहिएगा। कितने? 3 पाए जाएंगे। अब जो एक होता है एक बीजपत्री में, उनमें कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं? मतलब पराग कण में 1 पाए जाएंगे। समझ में आया? अब देखिएगा, ये जनन छिद्र टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा, पराग कण की कुछ विशेषताएं होती है। पराग कण की कुछ विशेषताएं होती है, चलिएगा नोट के माध्यम से समझिएगा। देखिएगा, जो परागकण होता है ना, उस पर ऑयली ऑयली कुछ चीज पाए जाते हैं, मतलब कि ऑयली तेल नुमा एक संरचना पर, मतलब कि लिक्विड पाया जाएगा। परागकणों पे एक लिक्विड पाया जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है? पोलन किट। याद करे रहिएगा, इसी को क्या कहा जाता है? पोलन किट। परागकणों पर एक तेलही पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पोलन किट कहते हैं। समझ में आया? पोलन किट, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा समझिएगा, अब देखिएगा पोलन किट है ना, अब पोलन किट का कार्य समझिएगा, ये कार्य क्या होता है? देखिएगा, इसमें इसमें क्या होता है? कीटों को गंध प्राप्त होती है। जो पोलन किट होता है ना, ऑयली उसमें पदार्थ पाया जाता है, उसमें एक प्रकार की गंध निकलती है। जैसे ही गंध निकलेगा तो कीट अपनी ओर आकर्षित। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, कोई व्यक्ति अगर कोई परफ्यूम मारा है, मतलब इत्र मारा है, तो अगर इत्र मारा है, अगर दूर वाले व्यक्ति क्या, अगर मान लीजिए सुगंध गया, तो वो पहचान लेता है उधर से आया है, तो उसके पास आकर्षित हो जाता है। ऐसे ही पोलन किट कार्य करता है। देखिएगा, पोलन किट में गंध प्राप्त होती है। दूसरा समझिएगा, ये क्या करता है? परावैंगनी किरणों को, परावैंगनी जो किरणें आती है, सूर्य से आने वाली किरणें क्या होती है? हानिकारक किरणों को परावैंगनी किरणें कहते हैं। अब ये क्या करेंगे? पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करती है। समझ में आया? 2 कार्य पोलन किट का। अब तीसरा कार्य समझिएगा, पोलन किट के कारण ही, देखिएगा, पोलन किट के कारण जैसे ही बर्थ मतलब कि कीट देखिएगा, जैसे तितली हो गया ना, तितली क्या करेगा? पराग फूल पे बैठेगी, और फूल पे, और उसमें क्या लगा रहता है? पराग फूल में क्या पाया जाता है? परागकण। और परागकण कैसे, जैसे बैठेगी तितली, और उस पर क्या तेलही पदार्थ पाया जाए, चिपक जाएगी, और चिपकने से उसके पंख में क्या आ जाएंगे? परागकण आ जाएंगे। और परागकण आएंगे तो ये दूसरे पुष्प पे जाएंगे, तो परागण की क्रिया हो जाएगी। समझ में आया? तो ये पोलन किट के ही कारण होता है। समझिएगा, हो गया पोलन किट। अगर पूछा जाए पोलन किट क्या होता है, इस पे एक ऑयली पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पोलन किट कहा जाता है। अब पोलन किट समझिएगा, ये पोलन किट के कार्य क्या क्या है? पहला क्या करेगा? परागैंगनी कीड़ों से परागकण को क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा क्या करेगा? पराग पोलन किट के कारण ही क्या होता है? परागकण चिपचिपा होता है। तीसरा क्या होता है? जिससे कीटों आसानी से चिपक जाते हैं। अब समझिएगा, ये देखिएगा, कुछ परागकण ऐसे होते हैं, जैसे आपके शरीर पे, मनुष्य के शरीर पे अगर लग जाए, तो वो आपको एलर्जी उत्पन्न करेगा। एलर्जी की कभी कभी एलर्जी खजुआहट से मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे परागकण भी होते हैं। जैसे समझिएगा, कौन सा परागकण है? जैसे समझिएगा, एक गाजर घास होता है, पार्थेनियम, ये इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पार्थेनियम। और दूसरा चेनोपोडियम। क्या है? चेनोपोडियम। ये 2 ऐसे पौधे होते हैं जिनके परागकण क्या होते हैं? जिनके परागकण अगर मनुष्य के शरीर पे लग जाएंगे, तो एलर्जी उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? एलर्जी उत्पन्न करेंगे। और जब एलर्जी उत्पन्न होगा,
बाद कुछ समय बाद इनकी मृत्यु भी हो जाए, बाकी चांस बाद मृत्यु भी हो सकती है इसमें, इस कंडीशन। अब तीसरा पॉइंट समझिएगा। अब देखिएगा, परागकण की जैसे कि अध्ययन करते हैं, कुछ अध्ययन करेंगे, उनको क्या कहते हैं, परागकण की संरचना और कार्यकी का अध्ययन करते हैं, फाइलोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलोनोलॉजी। समझिएगा एक बार फिर से। हमें क्या बताया, जनन क्षेत्र, जनन क्षेत्र जिन स्थानों पर बायोचल की परत अनुपस्थित होता वहां पे क्या पाया जाता है, जनन क्षेत्र आगे चल के जन्म ट्यूब का निर्माण करती है। देखिएगा, जन्म ट्यूब दो तरीके के पौधों में पाया जाता है, एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। अब देखिएगा, द्विबीजपत्री में पराग कणों में 3 जनन छिद्र पाए जाएंगे और इसमें कितने पाए जाएंगे, एक बीजपत्री में 1 पाए जाएंगे। अब समझिएगा, अब परागकण की कुछ विशेषताएं समझते हैं। क्या परागकण के कुछ विशेषताएं, तो इसमें क्या होता है, परागकण पे कुछ तेलई पदार्थ पाए जाते हैं जिससे पोलन कीट कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, जिन इसमें कीटों को गंध प्राप्त होती है, मतलब कीटे इस पोलन कीट के कारण गंध प्राप्त होगी ताकि वो उनके ओर आकर्षित हो सके। और तीसरा समझिए, परागैंगिक कीड़ों से परागकणों को सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट, पोलन कीट के कारण ही परागकण चिपचिपे होते हैं, जिससे क्या होता है, पंखों पे आसानी से चिपक सकते हैं, कोई भी क्या हो कीट रहेंगे। आप समझिए कि कुछ ऐसे परागकण होते हैं जो एलर्जी उत्पन्न करेंगे, जैसे गाजर घास और चेनोपोडियम, ये क्या करेंगे, एलर्जी उत्पन्न करते हैं, याद करे रहिएगा। और परागकण के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइलोनोलॉजी। क्या कहेंगे, फाइलोनोलॉजी। अब देखिए एक पॉइंट और समझिएगा, परागकणों बहुत से पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे ना खाने के बाद आपको ऊर्जा प्रदान करेंगे। जैसे परागकण कुछ खाते हैं, एनर्जी उत्पन्न करती है। अब देखिएगा, अब एनर्जी उत्पन्न करेंगे। अब जैसे घोड़े, जो दौड़ लगाने वाले घोड़े होते हैं, जो दौड़ लगाने वाले क्या होते हैं, घोड़े होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, ये खिलाया जाता है परागकण, तो ताकि वो क्या हो जाए, एनर्जी प्राप्त होकर ज़्यादा दूर तक दौड़ सके। और एथलीट समझते हैं, एथलीट क्या होता है, जो मैराथन दौड़ दौड़ते हैं उन्हीं को एथलीट कहा जाता है। जो मैराथन दौड़ दौड़ते हैं मतलब कि बहुत लंबा दौड़ होता है, और इसी को एथलीट क्या करते हैं, दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया, एथलीट समझिएगा, जो मैराथन दौड़ दौड़ते हैं वही दवा के लिए उपयोग करते हैं परागकण का। समझिएगा, कुछ ये परागकण की विशेषताएं था। अब एक टॉपिक और समझिएगा, परागकण का जीवन काल। परागकण का क्या समझेंगे, जीवन काल। ये जीवन काल क्या होता है समझिएगा, इसीलिए चलिएगा एक टॉपिक और समझिए, परागकण का जीवन काल। परागकण का जीवन काल। अब समझिएगा, लाइफ साइकिल क्या होता है, मतलब कितने दिन तक जिंदा रहते हैं। अब समझिएगा परागकण का जीवन काल। पहले समझिएगा जीवन काल का मतलब क्या होता है, ऐसे परागकण मतलब जितने समय तक सक्रिय रहे या क्रियाशील रहे, मतलब काम करने के लायक रहे, उन्हीं को क्या कहते हैं, परागकण का जीवन काल। समझिएगा एक बार फिर से, जितने समय तक परागकण सक्रिय या क्रियाशील होते हैं, उन्हें परागकण का जीवन काल कहते हैं। आप समझिए, ये रहा डिफिनेशन, जितने समय तक परागकण सक्रिय या क्रियाशील होंगे उन्हीं को क्या कहा जाता है, परागकण का जीवन काल। अब समझिएगा कुछ अनाजों में देखिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कुछ अनाज, गेहूं ले लीजिएगा, कुछ अनाज ले लीजिएगा, जैसे लेंगे गेहूं, चावल, दाल। जो इनके परागकण होंगे, जो गेहूं, चावल और दाल के परागकण होंगे, ये 30 मिनट तक जिंदा रहते हैं। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक, याद करे रहिएगा। इनके परागकण 30 मिनट तक जिंदा रहते हैं। जैसे अनाज में गेहूं, चावल, दाल, ये मतलब कि कितने समय तक परागकण जिंदा रहेंगे, 30 मिनट तक। कितने समय तक, 30 मिनट। अब देखिएगा दूसरा, रोजेसी
रोसेसी का एक पौधा होता है और एक होता है सोलेनेमी। क्या होता है? सोलेनेमी। ये जो होते हैं इस प्रकार के पौधे होते हैं ना, वो कई महीने तक परागकण जिंदा रहते हैं। महीनों तक कई महीनों तक परागकण जिंदा रहते हैं, समझिएगा। समझिए, देखिए परागकण का जीवन काल क्या होता है। जितने समय तक परागकण सक्रिय या क्रियाशील होते हैं उन्हीं को क्या कहता है? परागकण का जीवन काल। और देखिएगा ऐसे भी परागकण पाए जाते हैं जो कुछ समय के लिए जिंदा रहे और कुछ महीने तक। और देखिए गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, इनके परागकण केवल 30 मिनट तक जिंदा रहेंगे। कितना रहेंगे? 30 मिनट तक। और देखिएगा एक पौधा होता है रोजेसी और सोलेनियम, ये कई महीनों तक जिंदा रहते हैं ऐसे परागकण। समझ में आया? अब अगला टॉपिक चलेगा लघु युग्मक जनन। लघु युग्मक जनन, चलिए देखिएगा। चलिए, हमने बताया था, क्या बताया था? परागकण का जीवन काल बताया था। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? लघु युग्मक जनन। कहने का मतलब यह था परागकण अब किसमें परिवर्तित होगा? युग्मक में। किसमें परिवर्तित होगा? युग्मक में। अब समझिएगा युग्मक। अब देखिएगा जब युग्मक का निर्माण होगा तो उसे नर में हो रहा है, तो इस पुरुष वाला, सॉरी, ये नर वाला भाग होता है। समझिएगा लघु बीजाणु या परागकणों में देखिएगा दो नर युग्मक का निर्माण होता है। समझिएगा परागकणों में दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। पहला पॉइंट समझिए। और दूसरा पॉइंट क्या है? परागकण या लघु युग्मक का सूक्ष्म बीजाणु नर युग्मक में नर युग्मोद्भिद का प्रथम कोशिका होती है। क्या होती है? नर युग्मोद्भिद का प्रथम कोशिका होती है। अब देखिएगा नर युग्मोद्भिद किसे कहते हैं, ये किसे कहेंगे? समझिएगा पहले आपको, देखिएगा फिर से समझिएगा। परागकण से क्या बनेंगे? युग्मक का निर्माण होगा। अब देखिएगा परागकणों से दो नर युग्मक का निर्माण होता है। समझिएगा। अब देखिएगा परागकण या लघु बीजाणु, नाम तो सेम है। आप क्या करिए? सूक्ष्म बीजाणु या नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। अब देखिएगा, आप समझिएगा नर युग्मोद्भिद किसे कहते हैं? नर युग्मोद्भिद। अब देखिएगा अंकुरित परागकण में, जब अंकुरित रहेगा परागकण में, उसमें क्या करें? पराग नली और दो नर युग्मक पाए जाएंगे। इसी को क्या कहा जाएगा? नर युग्मोद्भिद। क्या कहा जाएगा? नर युग्मोद्भिद। अंकुरित परागकण में पराग नली और दो नर युग्मक का निर्माण ही क्या कहलाता है? नर युग्मोद्भिद। अब देखिएगा प्रोसेस समझिएगा। क्या समझिए? प्रोसेस। नर युग्मोद्भिद का विकास ये होता कैसे है? या तो लघु युग्मक भी कहते हैं, या तो नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन भी कहते हैं। अब समझिएगा ये दो चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? दो चरणों में होता है। एक प्रथम चरण और एक दूसरा द्वितीय चरण। अब देखिएगा प्रथम चरण में कौन कौन सा होता है? ये परागण से पहले होता है और ये परागण के बाद होता है। समझिएगा परागण क्या होता है? जब परागकण क्या करिएगा? जब परागकण कहाँ पहुँच जाए? स्टिग्मा मतलब वर्तिका तक पहुँच जाए, वर्तिकाग्र तक पहुँच जाए, सॉरी वर्तिकाग्र तक पहुँच जाए, उसी को क्या कहा जाता है? परागण। क्या कहा जाता है? परागण। अब देखिएगा ये पहले होगा और ये परागण के बाद होगा। अब देखिएगा पहले में क्या होता है? परागकणों में आकार और आयतन कुछ क्या होगा? बढ़ जाएंगे या वृद्धि हो जाती है, जिससे परागकण में क्या होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन। क्या हो जाएगा? समसूत्री कोशिका विभाजन। जैसे दो असमान कोशिका का निर्माण होगा। क्या होगा? दो असमान कोशिका का निर्माण होता है। बड़ी वाली कोशिका और छोटी वाली कोशिका। बड़ी वाली को कोशिका क्या कहते हैं? कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका या नली कोशिका। क्या कहेंगे? बड़ी वाली कोशिका को कायिक कोशिका, वर्धी कोशिका या नली कोशिका। और छोटी वाली कोशिका को क्या कहते हैं? जनन कोशिका। क्या कहा जाता है? जनन कोशिका। अब देखिएगा इसके केंद्र को क्या कहा जाए? जनन केंद्र कहा जाता है। इसके केंद्र को क्या कहा जाएगा? अब देखिएगा जाहिर सी बात है कोशिका तो केंद्र पाया जाएगा, इस वाले केंद्र को क्या कहेंगे? जनन केंद्र। फिर से समझिएगा प्रथम चरण ये परागण से पहले होता है। परागकणों का आकार और आयतन में वृद्धि होगा, जिससे क्या होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन, जिससे दो असमान कोशिका का निर्माण होता है। बड़ी वाली कोशिका को क्या कहते हैं? कायिक कोशिका, वर्धी कोशिका या नली कोशिका। छोटी वाली कोशिका को क्या कहते हैं? जनन कोशिका। इसके केंद्र को क्या कहते हैं? जनन केंद्र कहते हैं। अब दूसरा चरण समझिएगा। दूसरा चरण में क्या? ये परागण के बाद होता है। क्या होता है? परागण के बाद। अब समझिए परागकण जो होता है ना, उनमें अंतःक्षण की परत पाई जाती है। समझ बताए थे। और उनसे किसका निर्माण होता है? परागनली का निर्माण होता है, ये हमने बता दिया था। अब देखिएगा परागनली का निर्माण होता है, जिससे जनन छिद्र बाहर है, जनन छिद्र से बाहर आ जाती है। क्या आ जाती है? परागनली। सॉरी इसे समझिएगा, ये रहा परागकण, ये जरा जनन छिद्र, यहाँ से ट्यूब का
नली का निर्माण होगा। देखिएगा, पराग नली का जनन छिद्र से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद वर्तिका से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाएंगे, बीजांड। अब समझिएगा वर्तिका से होते हुए बीजांड कैसे पहुँचेंगे। मान लीजिए कि ये फीमेल पार्ट है, अभी तो पढ़ाया नहीं है, बताएंगे। ये तो फीमेल पार्ट है। इसी वाले भाग को क्या कहा जाता है, इंट्रोडक्शन में बताया था, बीजांड, ओवरी या बीजांड। अब देखिएगा, जब परागकण यहाँ पर आएंगे, जब परागकण आएंगे, ये वर्तिका, इस वाले भाग को क्या करते हैं, वर्तिका। इस अब देखिए परागकण ये नली टाइप की संरचना से कहाँ तक पहुँच रहे हैं, बीजांड तक, वर्तिका से होते हैं। समझ में आया। देखिएगा, परागण के बाद क्या होता है, परागकण में अंतःक्षोभ पाया जाता है, जिससे पराग नली का निर्माण होता है, जिससे जनन छिद्र से होते हुए उसके बाद वर्तिका से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, बीजांड की तरफ चले जाएंगे। तो इसी बीच क्या होता है, जो ये कोशिका होती है, जनन कोशिका, इसमें क्या होगा, देखिएगा, इसी पराग नली में उपस्थित कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो नलिमुखों का निर्माण होगा। और जब दो नलिमुखों का निर्माण होगा, इसी में उपस्थित जनन केंद्र क्या होगा, बाद में नष्ट हो जाएगा। नहीं समझ में। अब देखिएगा, यहाँ पे पराग नली होगा, समझिएगा फिर से, ये रहा परागकण। अब देखिएगा, ये बाद में नल टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब ट्यूब टाइप का, ये बाद में क्या हो जाएगा, ये नर युग्मक क्या हो जाएगा, बाद में नष्ट हो जाएगी। समझिएगा एक बार फिर से। द्वितीय चरण में क्या होगा, परागकण की बात होता है, अंतःक्षोभ, जिससे किसका निर्माण होगा, पराग नली का निर्माण होगा। अब पराग नली का निर्माण होगा, अब जब पराग नली का निर्माण होगा, अब कहाँ से होता है, जनन छिद्र से बाहर आते हैं। कहाँ से आते हैं, जनन छिद्र। यहीं से देखिएगा, कुछ स्थानों पर जनन छिद्र पाए जाते हैं, यहीं से क्या निकलेंगे, बाहर निकल आएंगे, और ये वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, बीजांड की ओर। मतलब ये देखिएगा, ये हमने बनाया था ना, ये रहा बीजांड, यहाँ तक होते हुए बीजांड तक पहुँच जाएंगे। अब इस बीजांड तक पहुँचने के बाद इसी बीच क्या होता है, पराग नली में उपस्थित जनन केंद्र कोशिका में क्या होगा, समसूत्री कोशिका होगा, जिससे क्या होगा, दो नर युग्मकों का निर्माण होगा। इसमें उपस्थित जनन केंद्र बाद में नष्ट हो जाएंगे। समझ में आया।